पहले यहाँ आज एक बहुत बड़े अवसर पर आप समस्त लोगों को याद किया है, जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, आप तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित इसीलिए किया गया है। और यहाँ हमारे बहुत सारे सीनियर कांग्रेसमैन हैं, कुछ लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से काम करते हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमारे बीच में हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है, ध्यान है, ये अवसर है लोकसभा चुनाव में तो वोट पड़ने जा रहा है इस जालोर सिरोही सांचौर लोकसभा क्षेत्र के लिए। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार है श्री वैभव गहलोत जी, तो श्री वैभव गहलोत जी द्वारा और एक उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पार्टी और स्वयं वैभव गहलोत जी की क्या सोच है, जालोर सिरोही सांचौर के विकास के लिए को लेकर उनकी क्या सोच है, यहाँ की विभिन्न समस्याओं, आगे जो विकास करना है और तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने मिलकर आपस में बात की है, उसको लेकर उनकी क्या सोच है, वो सब और आप लोगों ने जो सुझाव दिए उनको संकलन करते हुए आज जो ये हमारा जो यहाँ का लोकल इस लोकसभा क्षेत्र का और यहाँ के लिए जो वचन पत्र है, मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको लॉन्च करने के लिए हम सब लोग आपके बीच में उपस्थित हुए। और जालोर सिरोही सांचौर में आज तक के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में हमने देखा है कि जो हमारा उम्मीदवार होता है, भाषण के दौरान, आपसे बात करने के दौरान या गांव में जाने के दौरान वो घोषणा करते हैं, वादा करते हैं कि ये हो जाएगा, क्योंकि डिमांड उसी समय आती है और उसी समय वो घोषणा करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोटे तौर पे लंबा चौड़ा क्षेत्र है, अब 3 जिले हो गए इस लोकसभा क्षेत्र में, बॉर्डर इलाका भी है, बॉर्डर स्टेट भी पड़ता है यहाँ, और तमाम बातें हैं। तो हर जो बात है वो संकलन अंदर करना आप समझते हो कि कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ों को, मगर मोटे तौर पे विकास को लेकर, भले वो चिकित्सा का मामला हो, भले वो सड़क का मामला हो, पेयजल का हो, अन्य काम है जो कांग्रेस की सरकार के समय 5 साल में जो लोकप्रिय काम हुए, उदाहरण के तौर पे मेडिकल कॉलेज का दोनों जिलों में, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं वो जो राजस्थान के सरकार ने किए और शुरू भी कर दिया अपने कार्यकाल में, जो हमारी पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। और आगे ऐसे कौन से काम है, कौन सी समस्या है जिनका समाधान कराना जरूरी है, विकास की दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए। विकास शब्द जो है उसका दृष्टिकोण केवल एक छोटी काम या छोटा काम करना नहीं है, बहुत व्यापक शब्द है। और ये जो जिला चाहता है हमारा, जो जालोर सिरोही और सांचौर के जिले के आम लोग चाहते हैं, जो जालोर सिरोही और सांचौर के जो हमारे यहाँ के निवासी है, यहाँ के हमारे जो प्रवासी भाई और उनके परिवार है, उनके प्रति जो सोच होना चाहिए, उनकी समस्याओं के प्रति जो सोच होना चाहिए, वो आज तक भाषणों में रहा है और चुनाव के दौरान वो सोच आती है, चुनाव के दौरान उसको बोली जाती है, उसका वादा किया जाता है, और उसके बाद में मैं समझता हूं कि आज तक कभी उस पर काम नहीं हुआ, अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसकी वजह से प्रवासियों की भी बहुत बहुत बार बार आवाज आती है। ये हम लोग भी बाहर गए, प्रवासियों के बीच अक्सर जाते रहते हैं, इस चुनाव को लेकर भी हम लोग सब गए, स्वयं गहलोत साहब गए, उम्मीदवार हमारे नेता सब थे। तो लोगों की सबसे बड़ी मार रेल की थी और निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में इतनी असुविधाएं होती है। तो वो सोच जब लोगों ने वहाँ बात की तो वैभव जी की भी वो सोच बनी, अशोक गहलोत जी की तो निश्चित तौर पे वो सोच रही है
क्योंकि जब वो भारत सरकार में मंत्री थे तब से ही हमारे इस मारवाड़ में रेल नेटवर्क का काम शुरू हुआ। ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज होना, और पहले आपको पता था मीटर गेज तो बदलनी पड़ती थी, ट्रेनें बॉम्बे से आते थे, पर पूरा ब्रॉड गेज का काम होना, और जितनी नई ट्रेनें शुरू हुई, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन शुरू होना, वो जब भी वो भारत सरकार में मंत्री रहे और सांसद रहे, इस पूरे मारवाड़ में रेल का पूरा जाल बिछाया गया। अहमदाबाद से, बॉम्बे से आते अहमदाबाद उतरना पड़ता, फिर फालना उतरना पड़ता, फिर जालोर और बाड़मेर आते, मीटर गेज से ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज से मीटर गेज, ब्रॉड गेज हो गई, लंबी ट्रेनें हो गई। हमारा जो रूट है ये जोधपुर वाला, भीलड़ी वाला, समदड़ी वाला, वाया जालोर और भीनमाल, रानीवाड़ा, इसमें भी कहाँ था ब्रॉड गेज? कांग्रेस के सरकार के समय हुई। गाड़ियाँ चलानी थी, यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ियाँ भी पहली गाड़ी अगर हमने देखी मालगाड़ियों के अलावा, गुड्स ट्रेन के अलावा, तो वो जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली 2008 की सरकार थी, उस समय ये गांधीधाम वाली ट्रेन जो है वो शुरू हुई, जिसकी जोधपुर से अशोक गहलोत जी ने हरी झंडी। मेरे कहने का मकसद ये है इसमें आप लोगों को कि ये ऐसी चीज़ें है कि सिर्फ बात करने से नहीं होती, उनकी समस्या जो प्रवासियों की उस पर मंथन करना पड़ता है, और किस तरीके से शुरू हो उस पर कार्य करके उसको अमली जाना पहनाना पड़ता है। अक्सर बातें हुई है, आंदोलन किए, चुनाव के समय वादे किए, वोट लिए, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ। हमारा मन से उन लोगों का रिश्ता है, क्योंकि वो तो हमारा परिवार है, पीछे उनके परिवार है, उन लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, वो वहाँ बाहर नौकरी व्यापार कर रहे हैं। कौन आदमी चाहता है कि मैं बहुत सुरक्षित और अच्छी तरीके से बहुत जल्द मेरे घर नहीं आऊँ? तो वो बातें है। तो हमने उस चीज़ को हमेशा गंभीरता से भी लिया है, और मन में भी एक रहता है कि ये करे, तो उस पर भी आगे कार्य चलेगा। ऐसे कई सारी चीज़ें, कई सारी समस्याएं जो आई थी और कई ऐसी बातें आई थी, उसको लेकर ये मैनिफेस्टो जो है, जो आपके बीच में अभी हम लोग यहाँ लॉन्च भी करेंगे, आपने पढ़ा भी है, बहुत सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, उसको लेकर हम आएंगे। इसमें जालोर सिरोही के विकास में जिन जिन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ आम व्यक्ति को, पिछड़े को, ट्राइबल को, कास्ट को मजबूती मिले, हमारे लोग रोजगार यहाँ उत्पन्न हो सकता है, अच्छे रोजगार यहाँ मिल सकते हैं। ये जालोर में, जिले में जितने भी रिक्को डेवलप हुए, और छोटे छोटे कस्बों में भी जो रिक्को हुए, जो आज बड़े हो रहे, वो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनकी देन है। आप जालोर में देखो, आप भीनमाल में देखो, सांचौर में देखो, इवन दो आप देखो रामसीन के पास में बीठन में, वहां रिक्को डेवलप हो रहा है। रानीवाड़ा में जमीन देने के लिए जो पहल की थी वो अशोक गहलोत जी की सरकार के समय हुई। तो रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके। और सिरोही के अंदर मुझे याद है 2008 और 13 के कार्यकाल में हमारे जितने भी प्रवासी बाहर रहते थे, वो सबसे पहले बर्तन उद्योग लगाने की बात करते थे। तो जब बर्तन वाले सबसे पहले आए तो उस समय हम सब मिले गहलोत जी को, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ जो अहमदाबाद और बाहर लोग रह रहे हैं, हमारा एक सेक्टर यहाँ रहे। तो सिरोही जिले के बॉर्डर पे, अमीरगढ़ बॉर्डर पे जो मावाल है, उस मावाल में कितनी सारी फैक्ट्रियाँ लगी बर्तन की, 2010 में, 11 में, 12 में। और आज देखो लोगों ने हैदराबाद से, अहमदाबाद में जो लोग हार्डवेयर का सबसे बड़ा काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ वहाँ लग गई, उद्योग लग गए, परिवार वहाँ रहने आ गए, जगह ही नहीं रही अब वहाँ। तो ये जो रोजगार देना, अच्छा व्यापार करे, हमारे स्टेट में आके व्यापार करे, ये भी कांग्रेस सरकार की देन थी, अशोक गहलोत जी की सरकार की देन थी, जिसकी वजह से ये सारे काम शुरू हुए। मैं आपको घोषणा पत्र के साथ में उदाहरण क्यों बता रहा हूँ, 2-3 ही बताना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी बात है, भले 4 घंटे आपको हो तो मैं बोल सकता हूँ आपके सामने कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में रही है पूर्व की, और जब से हम सब सक्रिय राजनीति में, हम लोग, हमारे जैसे नौजवान लोग जिनकी उम्र है वो जो देख रहे हैं, 98 की हो, 2008 की हो, 2018 की हो, उनमें हर सेक्टर में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में। तो ये 2-3 चीज़ें जो है, जैसे रेल का मैंने आपको बताया, मैंने आपको रोजगार और रिक्को के लिए बात बताई, आप देखो सुरक्षित फॉरेस्ट किया, उसके साथ में पर्यटक घूमे और रोजगार कैसे मिले हमारे यहाँ। एक छोटा व्यक्ति जो खड़ा है वो भी एक लारी लगा के अच्छा काम करके और अपने
मजदूरी अच्छे पैसे कमा के और घर जाए, उसके लिए भी सोच कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। उसके बारे में भी हमने घोषणा पत्र में बात की है, सड़कों के बारे में बात की है। मैं कल कहीं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी है वो कह रहे थे कि रोड ऐसे हो गए ऐसे हो गए। आप सब पत्रकार लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हो ज़्यादातर, आप सब जानते हैं, आप स्मरण करो कि जब जब ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है, ये रोड इन्होंने खस्ता हाल में करके हमको दिए। कांग्रेस की सरकार ने जब भी आए इन रोडों का काम करने का शुरू किया है। आप दो ही उदाहरण ले, बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2023 तक रही। 2016 और 17 में जालोर जिले में और अपने इस सेक्टर में जहां जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र की कर रहे हैं, इन तमाम जिले 2 बार बहुत भयंकर बाढ़ आई, सड़कें टूट गई, काम की नहीं रही। 2018 के पहले इन्होंने कार ही नहीं लगाई। 19 में लोकसभा का चुनाव आया, काम होना स्वाभाविक ही नहीं था। तो 19 में फिर कोविड हो गया, 20 में। आप समझो कि पूरा इन्होंने कुछ काम किया नहीं, उसकी वजह से हालत खराब हुई। 2020 के बाद जब कोविड का समय थोड़ा गुजरा और सरकारें पटरी पे आके काम करना शुरू किया उन्होंने, तब आप जगह देखो विभिन्न बजटों में जालोर सिरोही जिले को, सांचौर जिलों को सड़कों के लिए सबसे ज़्यादा घोषणाएं हुई है। हमारे ये जो राम सिंह से रानीवाड़ा की सड़कें और फ्लाईओवर्स है, जो सड़क टोल वालों के चक्कर में फंस गई थी, उसमें फाइनेंस की सारी त्रुटियों को दूर करके एक्सेप्शन निर्णय लेके सीएम ने उसमें हमको रोहित और जालोर वाली सड़क के लिए काम किया। दूसरी कई सारी सड़कें मैं गिना सकता हूँ, और जो बन रही है अभी, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। हम तो यही कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का राज है राजस्थान में। ये सड़कें उस समय की हमारी बजट घोषणा है, जो सारी सड़कें बन रही है मिसिंग लिंक के अलावा भी, ये हाईवे की सड़कें, ये सुरक्षित रहे। थोड़ी खराब हो तो भैया टाइम पे उनको रिपेयर करा दो, ताकि वापस हमको तकलीफ नहीं देखनी पड़े। आपको पता ही है अगली बार कांग्रेस सरकार आएगी, आप वापस तोड़ के दोगे तो जीवन भर हम सबको भी ये काम करना पड़ेगा कि तुम बिखेर के डेरा हमको दोगे और हमको वापस जमाना पड़ता है। तो इसी में लोगों का भी समय निकल जाता है। तो इस घोषणा पत्र के अंदर आप सब ने देखा कि सारी चीजें जो है उसका आपको व्यापक बता दिया है। ये सोच होनी चाहिए, ये सोच आज तक डेवलप नहीं हुई। भाषण में हम कहते हैं क्योंकि राजनीति का एक भाग हो गया वो, मगर संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो हो, घोषणा पत्र हो, वचन पत्र हो, और उसको आप लोगों के बीच में, सीनियर सिटीजनों के बीच में, स्वयंसेवी संस्थाओं के जो लोग यहाँ विराजे हैं उनके बीच में, आप सब साथियों को साथ लेकर आपके माध्यम से जालोर, सांचौर और सिरोही के लोगों के बीच में इस वचन पत्र को लॉन्च करना अपने आप में एक बड़ी सोच बताती है। जब किसी व्यक्ति की सोच ऐसी होती है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से वोट मांगूंगा, लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, चुनाव जिताएंगे, तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा, वो लोगों के सामने आना चाहिए। जमाना बदल गया है, अब लोग चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या करोगे, हमारे गांव के लिए क्या करोगे। मॉडल गांव की बात इसमें कही गई है। मॉडल गांव क्या है, उसका पूरा इसमें विस्तार से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किस प्रकार से हम काम करेंगे। और नए लोगों की, यंग लोगों के कांग्रेस पार्टी में हम लोग जो हमारे कैंडिडेट वाले चुनाव लड़े हो, जो जीते हो, एमएलएज हो, एमपी आप जिता के इनको भेजोगे, तो ये समस्त लोग जो है नौजवान लोगों की टीम है, तो एक उमंग रहेगी कि हम अच्छा काम करें। मन में हमारे हैं कि जालोर, सिरोही और सांचौर को लोगों के लिए अच्छी सुविधा करें। मेरा आज भी मानना है कि कांग्रेस की सरकार ने खूब काम कराए यहाँ, स्कूल, पेंशन, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, कृषि मंडियाँ, कॉलेज कितने हो गए, कितने सारे कॉलेज हो गए, पीएससी, सब सेंटर्स, ये सबसे ज़्यादा कांग्रेस के टाइम में हुए। तो आप समझो कि जब जब कांग्रेस की सरकारें आई है, विकास के दृष्टिकोण से कभी भी जालोर, सिरोही, सांचौर में कोई ऐसा काम बाकी नहीं रखा। नर्मदा का पेयजल का पानी के बारे में हमने बात की है, ये पेयजल की योजना कैसे हुई, पानी कहाँ से आया। ये नर्मदा का पानी पिलाने की सोच जो थी वो 2003 में तक का जो कार्यकाल था अशोक गहलोत जी की सरकार का, प्रथम बार जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो शुरू हुआ कि पानी पीने का हमको यहाँ लाना है। और सबसे पहले वहाँ सांचौर की मीठी बेरी से नींव रखी गई थी उसकी। फिर 2008 में जब सरकार बनी, जब आपके आशीर्वाद से मैं भी यहाँ विधायक था, उप मुख्य सचेतक था, तब यहाँ सांचौर में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री जी आए और 2012, 13 और 13-14 के बजट के अंदर इस पूरे जालोर के तीनों प्रोजेक्ट, जो एफआर है, डीआर है और ईआर प्रोजेक्ट है, तीनों में पानी लाने के लिए 1500 करोड़ रुपए उस समय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे। और 1500 करोड़ से ये लाइनें बिछाने का काम, मुख्य लाइनों का, ठेठ आओर भादरा जून तक पानी जावे पीने का, और लोगों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, फ्लोराइड के पानी से मुक्ति मिल जाए, इसलिए काम शुरू किया था।
पर जब 13 में काम शुरू किया और 13 और 18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी, तो उसके बाद में आपको ध्यान है वो काम ठप हो गया, काम रुक गया, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गए इनके ठेके लेने के चक्कर में, और फिर नए सिरे से काम शुरू करना गया जब तक तो सरकार इनकी चेंजिंग 18 में कांग्रेस की सरकार आई, अब जाके वो काम शुरू हुआ और जेएमएम के योजना के माध्यम से वापस काम शुरू हुआ, घर घर नल पहुंचाने का। आज भी पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है, पानी जा नहीं रहा है, बूस्टरों का भी अभाव है। इसलिए हम लोगों ने आपको कहा कि जब तक पूरा काम नहीं हो, ग्राम पंचायत के लोग एनओसी नहीं दे और उस पानी आपके प्रत्येक घर में जहां तक नल बिछाया पानी आए, उसके लिए हम लोग मिलकर जो है संघर्ष करेंगे। और पानी के बारे में जो हमने संकल्प किया है, हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी कहा है, उस काम को भी हम आगे बुलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि इस मैनिफेस्टो के बारे में और मैनिफेस्टो में हर एक सेक्टर के बारे में जो हमने लिखा है और हर एक पॉइंट हमने दिया है कि इस प्रकार से हम विकास करेंगे, उनको उदाहरण के साथ में कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या किया है, मैं आप सबको जो है लगातार 2-4 घंटे तक ब्रीफिंग करके उसको दर्शा सकता हूं, बता सकता हूं। पर आप सब जानते हैं चुनाव है, स्वभाव का अभाव ही है, मैनिफेस्टो सब लोगों को मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक बार आप भी जब पूरा मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे तो चुनाव 26 तारीख को है, हम और आप लगातार अभी मिलते रहेंगे, हमारा संवाद होता रहेगा। तो कोई भी ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उसके लिए बिल्कुल ओपन हाउस है, खुला रहेगा मामला। और ऐसा कोई अच्छा सकारात्मक और नया सुझाव, रचनात्मक कार्य जो हो सकता है, और कोई ऐसी समस्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी छूट जाती है, और आपको लगे कि ये तो मस्ट था, ये होना चाहिए, तो हमारे उम्मीदवार वैभव गहलोत जी की तरफ से बिल्कुल खुला है, हम सब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से खुला है। आप जो भी सुझाव देंगे उसको और भी हम हमारे साथ में शामिल रखेंगे। और आने वाले समय में जब आप इनको आशीर्वाद देके यहाँ की जनता जिता के भेजेगी, तो आगे जो भी कार्य हम जैसा करेंगे, तो इस मैनिफेस्टो के अतिरिक्त भी जो जो सुझाव अभी चुनाव के समय और हमारे ध्यान में आएंगे, उस पर निश्चित तौर पे हम काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है। ये जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं और जो सुझाव हमको आएंगे लोगों से, उसके माध्यम से और उसी रूप से हम लोग लोगों की सेवा करेंगे। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने इस मामले में लीड ली। यही दायरा होता है अपनी सोच का, यही व्यापक दायरा है जब व्यक्ति क्या सोचता है, संगठन क्या सोचता है, पार्टी क्या सोचती है, संस्था क्या सोचती है, किस रूप से वो लोगों की और क्षेत्र के विकास की और सेवा करेगी, यही होता है। और ये सोच आज इस रूप में डेवलप होके, और आज हम इस घोषणा पत्र का यहाँ आप लोगों के सामने लॉन्च कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं और लोगों के बीच में आपके माध्यम से भेज रहे हैं, तो ये अपने आप में सोच बताती है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर क्या फर्क है। हम केवल वोट मांगने या भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहते। पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति जो भी होता है, जो जनसेवक होता है, और मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कम भी पढ़ा हुआ है तो सोच व्यापक होती है, तो वो उसके पार्टी और संगठन के माध्यम से कहता है कि ये हमारी सोच है, इसको लोगों तक जाना चाहिए। हम जिस गांव में जावे और वादा करके आए, वो एक राजनीतिक स्टंट भी बताया जा सकता है भविष्य में, मगर हम हमारी सोच और लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो जब एक किताब के रूप में जो पवित्र ग्रंथ बन जाता है, जो हमारी सोच है, जो लोगों के लिए है, और जब वो घोषणा पत्र हम लॉन्च करते हैं और आप लोगों के बीच में आपको देते हैं, तो उससे सब लोग बंध जाते हैं। और ये दर्शाता है कि व्यक्ति और पार्टी कितना बड़ा यहाँ के लोगों को, रामजन के लिए सोच रही है, विकास की दृष्टि से कितना बड़ा सोच रही है। ये बातें होती है, इसको लेकर हम आपके बीच में आए। व्यक्तिगत तौर पे भी हम सबको, मैं भी इतने वर्षों से हम लोग राजनीति में आप लोगों के आशीर्वाद से चॉइस काम करते हैं, ये व्यक्तिगत तौर पे हर पार्टी के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए आज ये नई पहल है और एक नया उदाहरण है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका अनुसरण कई लोग करेंगे, जो अपना मैनिफेस्टो निकाल के और उसको बाहर लॉन्च कराएंगे, घोषणा करेंगे कि भाई जालोर सिरोही सांचौर में मैनिफेस्टो निकाला था इन लोगों ने और लोगों को वादे किए थे और कहा था कि कोई छूट गया वो भी देना, हम उस पर भी काम करेंगे। तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए। एमएलए के चुनाव में भी होगा। और आप मेरी बात को आज याद करना कि आज जो यहाँ से शुरुआत हुई है, ये हमेशा के लिए उदाहरण होगा, उदाहरण पेश होगा, इसका अनुसरण करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ बहुत सारे सरपंच बैठे हैं और जो आने वाले समय में सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, वो भी अपना घोषणा पत्र लेके गांव में घूमेंगे कि जालोर सिरोही सांचौर में कांग्रेस पार्टी और वैभव गहलोत जी ने अपना घोषणा पत्र निकाला था, तो मैं भी घोषणा पत्र निकाल रहा हूं कि मुझे सरपंच बनाओगे तो ये काम ठीक हो जाएगा, ये काम करूंगा,
इसको ठीक करूंगा, इसको वो करूंगा, तो गांव में विकास की बहुत संभावनाएं खुलेगी। अपने वचनों से वो सरपंच का उम्मीदवार भी बना हुआ रहेगा, सरपंच बनने के बाद वो बाध्य रहेगा वो काम करने के लिए, और लोग जब जाएंगे तो उसको गिनाएंगे कि ये आपने घोषणा पत्र आपका निकाला था, इस काम को आप पूरा करो। स्वच्छ विकसित राजनीति का दौर शुरू होगा। आज के इस घोषणा पत्र के लॉन्च होने से ग्राम स्तर तक आने वाले समय में सरपंच और डेलीगेटों के चुनाव तक जो है स्वस्थ और विकसित राजनीति कैसे हो सकती है, लोगों की राजनीति कैसे हो सकती है, लोगों को विकास जो चाहिए, उस अच्छा मॉडल गांव जो हमने लिखा है उसका विकास कैसे हो सकता है, ये मैनिफेस्टो रहेगा। और उस दिन आप लोग याद रखोगे कि आज सरपंच का उम्मीदवारों ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है, अपना मैनिफेस्टो दिया है। वैभव गहलोत जी ने पहली बार जालोर सिरोही सांचौर के चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो निकाला था, आज सरपंच के चुनाव में लोग देने आए। ये उदाहरण भविष्य में आप लोगों के बीच में जो है वो होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे बीच आए, और बहुत सारे लोग जो इतिहास का आज गवाह बने। मैं इतिहास इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति और सामाजिक जीवन में जो भी कोई बड़ा काम होता है, जनता का काम होता है, नई शुरुआत होती है, उल्लेखनीय उदाहरण पेश होता है, तब वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। आज वैभव गहलोत जी का जो ये कांग्रेस पार्टी और वैभव गहलोत जी का जो ये वचन पत्र लॉन्च हो रहा है, जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो है, ये जो लॉन्च हो रहा है, ये हिस्ट्री बन गया है, ये इतिहास है, इतिहास में रहेगा और उसको हमेशा याद रखा जाएगा, उसका स्मरण किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, हर व्यक्ति जो राजनीति करके और छोटे से छोटा चुनाव लड़ेगा, वो उसका अनुसरण करेगा, उसका उदाहरण पेश होगा, और वो करेगा तो आम व्यक्ति और आम जन को इसका फायदा होगा। आप तमाम लोग हमारे बीच में आए, आप पधारे, इस ऐतिहासिक पल का आप सब गवाह बने। मैं समझता हूं कि इस घोषणा पत्र को लॉन्च करने के बाद और चुनाव जो जनता इनको आशीर्वाद देकर जिताएगी, उसके बाद हम सब लोग मिलकर अच्छा विकास करेंगे, इस घोषणा पत्र के अनुरूप करेंगे। और कुछ रह गया है, और जो सुझाव हमारे पास आएंगे अच्छे वाले, उन सुझावों को हम और अमल में लाते हुए काम करेंगे। नौजवान लोगों की टीम है, अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, यही मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और आप सबका जो है धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब यहाँ आए और आप लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को और अच्छा बनाया, सुंदर अवसर बनाया और इतिहास में इसको दर्ज कराया। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं वैभव गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको उनके सोच के बारे में, इस घोषणा पत्र के बारे में, और कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर किस प्रकार से आगे इस काम को बढ़ाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और बताने के बाद में फिर आप, क्योंकि आगे मीटिंगें भी बहुत है, आप लोगों को भी जगह जगह जाना है, तो कुछ आपको पूछना है तो आप उस समय पूछ सकते हैं। वैभव गहलोत जी। वचन पत्र लॉन्च कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरी ओर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सब लोग यहां पधारे हैं, विशेष तौर पे प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आप सबका और मंच आसीन तमाम नेताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आज यहां पधारे हैं, आज हमारे इस वचन पत्र लॉन्च कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए उम्मीदवार बनाया है, और जिस तरीके से लगातार मैं पिछले 1.5-2 महीने इस क्षेत्र में पूरा घूमा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पे मेरे दौरे हुए थे, उससे पहले भी मैं इस क्षेत्र में आता रहा, चाहे भारत सेवा संस्थान के मेडिकल कैंप हो, चाहे दूसरे सामाजिक काम हो, उसमें मेरा लगातार यहाँ आना रहा था। और मैंने हमेशा महसूस किया था कि इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है, इस क्षेत्र को हम आगे बहुत बढ़ा सकते हैं, आगे बहुत ला सकते हैं, और यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुजरात से सटा हुआ ये इलाका है, मारवाड़ के ये तीनों जो ज़िले हैं, जालोर, सिरोही और सांचौर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों ज़िले रहे हैं शुरू से। मगर जो 20 साल बीते अभी, इसमें 4 लोकसभा चुनाव 2004, 2009, 2014 और 2019, ये जो 4 लोकसभा चुनाव पीछे गए, इसमें क्षेत्र की जनता ने भाजपा को मौका दिया और लगातार मौका दिया है, चारों लोकसभा चुनाव में दिया था। मगर अब आप देखें कि जब हम देखते हैं इन 20 सालों को और जो फीडबैक आया है इस क्षेत्र से, हम प्रवासियों में भी गए,
रतन जी भी साथ थे, जिला अध्यक्ष जी भी साथ थे, तमाम कांग्रेस के नेता, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, तमाम जो हमारे विधायक हैं, विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, हम सब लोगों ने प्रवासियों से जाके संवाद किया, सम्मेलनों में हमने शिरकत करी और जितना इस क्षेत्र में भी हम जहाँ जहाँ गए, जो फीडबैक आया, हमारा इस वचन पत्र का जो बेस रहा है इसके पीछे, उसके पीछे ये रहा है कि जो सुझाव हमें मिले, जो हमने तकलीफ़ें देखी, जो हमने महसूस किया, और जैसा आप सबके लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि आगे भी जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगे कि ये सुझाव और इसमें ऐड हो सकते हैं, ये कार्यक्रम इसमें और ऐड हो सकते हैं, वो हमेशा उसका स्वागत होगा आगे भी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो आपको उसको पूरी 100% उसमें आपको अपने मेहनत से उसको निभानी चाहिए। मैं आरसीए का, जब क्रिकेट बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, मैं 2 बार आरसीए का अध्यक्ष रहा। दूसरी बार मेरा कार्यकाल राजनीतिक कारणों से उसमें वो पूरा नहीं हो सका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा की सरकार बनी और एक साजिशवश उस कार्यकाल को पूरा नहीं होने दिया। मगर जो मेरा कार्यकाल था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का, आप सब देखेंगे, उसमें भी मैंने उसी सोच के साथ में आगे बढ़ा कि मुझे इस क्रिकेट के अंदर मौका मिला है, तो मैं, चाहे नया स्टेडियम नहीं था हमारे पास, तो मेरी सोच थी कि हम जयपुर में हमारा खुद का क्रिकेट बोर्ड का अपना खुद का स्टेडियम हो, और उसके लिए मैंने बातचीत करी, ज़मीन आवंटन का काम किया, मैंने सीएसआर के माध्यम से वेदांता ग्रुप से बात करी, और मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में ही उसका जो नींव का काम है वो पूरा हो चुका है। आगे आने वाली बॉडी उसको आगे कैसे, आगे कितना, कब तक पूरा करेगी, मगर मेरी सोच थी कि जयपुर जैसे राजस्थान की राजधानी में एक अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारी खुद का एसोसिएशन का होना चाहिए। साथ ही जोधपुर में भी आप देखेंगे कि मैंने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में रेनोवेशन के काम के लिए रखी, और आरसीए के माध्यम से वो पूरा काम मैंने पूरा कराया। 20 साल बाद जोधपुर के अंदर क्रिकेट की वापसी हुई थी। हमने राजस्थान प्रीमियर लीग को लॉन्च किया आईपीएल की तर्ज पे। मेरी सोच थी उसमें कि राजस्थान में क्रिकेट और खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है इस क्रिकेट के लिए, और आने वाले समय में हम लोग इन खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। उस सोच के साथ मैंने आरसीए के मेरे कार्यकाल में आरपीएल की भी शुरुआत करी, राजस्थान प्रीमियर लीग, जिसका जोधपुर में हमने आगाज़ किया। ऑनरेबल गवर्नर और सीएम आए थे, और साथ ही हमने उदयपुर भी एक डेस्टिनेशन के लिए सोचा कि जयपुर तो एक डेस्टिनेशन है ही इंटरनेशनल क्रिकेट का, बल्कि मारवाड़ का जो ये पूरा क्षेत्र है, जिसमें जालोर, सिरोही, सांचौर भी है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, इस क्षेत्र में भी हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट डेस्टिनेशन डेवलप करें। उस सोच के साथ मैंने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, जब आदरणीय गहलोत साहब का पहला कार्यकाल था, तब वहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। उस मैच के बाद वहाँ 20-22 साल जो गए, वहाँ कोई मैच नहीं हुआ, क्रिकेट का वापसी ही नहीं थी, वहाँ पे क्रिकेट वापस हुआ ही नहीं उस बरकतुल्ला खान स्टेडियम में। मैंने आरपीएल के सारे मैचेस कराए, लेजेंड्स लीग कराई, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कराया, और उस दिशा में मैं बढ़ा आगे। साथ ही मैंने उदयपुर के लिए जो मेवाड़ है, वहाँ भी हम चाहते थे कि एक 3 बड़े सेंटर्स बने राजस्थान के अंदर। तो मेरी सोच हमेशा डेवलपमेंट ओरिएंटेड रही, डेवलपमेंट को आगे हम कैसे जाएं, जिस भी पोजीशन पे हम हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अब मौका दिया जालोर, सिरोही, सांचौर से रिप्रेजेंटेशन का, तो मैं आप सब लोगों के सामने आज इस वचन पत्र को लॉन्च कर रहा हूँ। हमारी सोच है कि आने वाले समय में भी ये एक उदाहरण बने कि जब भी कोई उम्मीदवार मैदान में उतरे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी सोच जनता के सामने रखे, वो घूमे, वो सुझाव ले, वो सब सेक्टर से बात करे, तमाम जो विभिन्न विचारधारा के लोग हैं उनके साथ बातचीत करे। वो जितना घूम के उन सुझावों को इकट्ठा कर सकेगा, उतना ही उसको मालूम पड़ेगा कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे रोज़गार की है, या रेल कनेक्टिविटी की। ये इन सब चीज़ों के सोच को तभी आदमी देख पाएगा जब वो इस पूरे क्षेत्र को घूमते हुए, जो भी उम्मीदवार आगे रहेगा, चाहे इससे एक ट्रेंड समझ लें आप आने वाले समय में कि लोकसभा चुनाव में भी आने वाले समय में उम्मीदवार अपना घोषणा पत्र लॉन्च करें। मेरी सोच ये थी कि
इस घोषणा पत्र के लॉन्च के साथ मैं मेरा विज़न जालोर सिरोही सांचौर के लिए जनता के सामने रखूं, आम जन के सामने रखूं, और जब 26 तारीख को वोट पड़ें तो जनता के मन में ये तय रहे कि उसको मुझे ये मौका क्यों देना है, मुझे ये 26 तारीख को अपना आशीर्वाद जब दें तब उनके मन में ये दृढ़ निश्चय रहे कि ये एक चीज़ें इस व्यक्ति की सोच है, इस दिशा में ये व्यक्ति हमारा आगे काम करेगा और इस तरह से वो जालोर सिरोही सांचौर को आने वाले वर्षों में आगे लेके जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो ये 20 साल का जो ये लंबा अंतराल का एक पिछड़ गया है हमारा ये क्षेत्र, इस कारण पिछड़ा कि जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम वो ये नहीं बता सकते जो इस क्षेत्र की जनता के लिए वो दिल्ली की सरकार से लेके आए हों, कोई बड़ी परियोजना लेके आए हों, कोई बड़ी औद्योगिक नीति यहाँ के लिए लेके आए हों, दिल्ली की सरकार में बजट में उन्होंने कोई घोषणा कराई हो। जैसे पूर्व वक्ता आदरणीय रतन देवासी जी बता रहे थे कि जो भी रीको के इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने यहाँ आने वाले, पर केंद्र सरकार से अफसोस होता है कि भाजपा सांसद को लगातार मौका मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई बड़ी औद्योगिक नीति भी इस क्षेत्र के लिए कभी नहीं ला सके। राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करते हैं, ये लंबे समय से मांग चलती है कि जालोर सिरोही को कम से कम नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाए। तो ये काम भी दिल्ली की सरकार का था। जब सरकार इनकी खुद की पार्टी की दिल्ली में है, यहाँ से इनको लगातार मौका मिला है, कोई कम समय नहीं है 20 साल का। तो 20 साल मतलब पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है, मगर हम देखते हैं कि जालोर सिरोही में कोई काम नहीं लेके आ सके। ये कोई ग्रेनाइट उद्योग के लिए कोई नीति लेके आते, जब कुदरत ने इस जगह को ग्रेनाइट का पत्थर दिया तो उसके लिए कोई ऐसी बड़ी नीति बनवा के लाते ही कुछ नहीं, तो ग्रेनाइट विशेष मालगाड़ी यहाँ से चलवाते ताकि ग्रेनाइट का जो पत्थर है ये यहाँ से बाहर जाता, बाहर जाने की सुविधा यहाँ पे रेल के माध्यम से डेवलप करते, युवाओं की रोज़गार की बात करते। हम महिलाओं को भी आगे उनकी वित्तीय कंडीशन को और अच्छा सुधारने के लिए हम सोचते हैं आगे एनजीओ के माध्यम से उनको रोज़गार के लिए हम मौका प्रोवाइड कराएं। युवाओं के लिए मैं सोचता हूं कि प्रत्येक 6 महीने में रोज़गार मेले मैं यहाँ पे लेके आऊं जो विभिन्न क्षेत्रों में लगें। क्योंकि ये क्षेत्र इतना बड़ा है, मैं चाहता हूं कि हर 6 महीने के अंदर हम रोज़गार मेले यहाँ पे लेके आएँ ताकि जो बाहर की कंपनियाँ आएँ, बाहर के लोग आएँ, वो डायरेक्ट यहाँ के युवाओं से जो अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करके यहाँ बैठे हुए हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो उस मेले के दौरान। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन रोज़गार मेलों से यहाँ के युवाओं को बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आगे अपनी नौकरी उन कंपनियों के माध्यम से आगे बढ़ सकें, तो उनका प्लेसमेंट अच्छा हो, उनका बाहर की कंपनियाँ आएंगी। तो मैं चाहता हूँ हर साल 20 छात्रों को हम स्कॉलरशिप दें। ये तमाम बातें हम विदेश में पढ़ाई के लिए हम उनको आगे CSR के माध्यम से हम उनको आगे लेके जाएं, विदेश में यहाँ वो अपना अध्ययन करें आगे जाके। तो मेरा जो वचन पत्र है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि हम हर साल यहाँ से 20 होनहार छात्रों को आगे विदेश की पढ़ाई के लिए हम उनको आगे लेके जाएं CSR के माध्यम से। तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं। चाहे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम चाहूँगा कि मैं आप सबके आशीर्वाद से, समर्थन से देश की संसद में ये मांग रखूँ कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना महत्व है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आती है तो जो कोर्सेज़ यहाँ पे आएंगे वो जो अभी तक यहाँ पे नहीं है, उन कोर्सेज़ के माध्यम से हमारे युवाओं को अध्ययन करने का मौका मिलेगा उन कोर्सेज़ का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने का मतलब है सेंट्रल के जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे दिल्ली से आएंगे। उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको एक बहुत बड़ा उनके लिए एक एक्सपोजर होगा उन कोर्सेज से, जिन कोर्सेज यहाँ पे आज नहीं है, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन कोर्सेज से वो अध्ययन कर सकेंगे। तो तमाम ये बातें 12वीं के 20 बच्चों को विदेश के लिए तो मैंने कह ही दिया। हर साल हम चाहते हैं कि हम 20 नए स्टार्टअप यहाँ पे युवाओं को आगे खुद के पाँव पे खड़े होने के लिए 20 नए स्टार्टअप्स हम यहाँ पे उनके लिए लाके खड़े करें,
उनकी सहायता करें ताकि हम स्टार्टअप्स के माध्यम, आज ज़माना स्टार्टअप्स का है, तो हर साल हम चाहेंगे कि 20 नए स्टार्टअप्स यहाँ से शुरू हों। और मैं पक्के तौर से मानता हूँ कि यहाँ के युवाओं में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इन स्टार्टअप्स के माध्यम से वो ज़रूर इस क्षेत्र का आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में ट्रेन कनेक्टिविटी की बात है तो पिंडवाड़ा बागरा, उदयपुर पिंडवाड़ा, ये तो लंबे समय से मांग चल रही है। 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए थे, मगर उसके बावजूद भी काम चालू नहीं करा सके भाजपा के सांसद। तो ट्रेन कनेक्टिविटी की तो एक बहुत बड़ी मांग आप सबके साथ साथ जो प्रवासी जो हम गए, रतन जी भी साथ थे, भंवर जी हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ थे। हम प्रवासियों में भी एक ये पीड़ा रही कि 20 साल एक तरीके से खराब चले गए, कोई काम नहीं हुआ, 20 साल पीछे धकेल दिया। तो ट्रेन कनेक्टिविटी की तो मांग ऐसी है जिससे सीधा मध्यम वर्ग जुड़ा हुआ है। जो प्रवासी बाहर रहते हैं उनको कभी इमरजेंसी में भी आना पड़ता है, वार त्यौहार भी आते हैं, होली दिवाली, कोई घर में शादी ब्याह हो तब भी आते हैं, तो ट्रेन नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलते। कोई जयपुर उतरता है, कोई अहमदाबाद उतर रहे हैं, फिर जाके बसों में 4 गुना 5 गुना किराया लगा के मध्यम वर्ग पूरा परिवार को लेके यहाँ आता है। हम जहाँ प्रवासियों में गए, हैदराबाद, बेंगलोर, सबकी ये मांग थी कि साहब हमारा जालोर सिरोही सांचौर ऐसे क्या कारण है कि रेल से नहीं जुड़ पा रहा। हवाई यातायात की बात करें तो यहाँ आबू रोड और वहाँ पे हवाई पट्टी है। मैं चाहता हूँ किशनगढ़ में, जैसे अजमेर में जो किशनगढ़ है, वहाँ पे 2 ही प्लेन आते हैं, हवाई पट्टी थी वहाँ पे, मगर पॉलिटिकल विल पावर की वजह से वहाँ पे छोटे से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। आज जो स्मॉल सेक्टर के प्लेन होते हैं 20 सीटर 25 सीटर, वो शुरू हुए आना। आने वाले समय में आप देखिए वहाँ पे किशनगढ़ आज बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट चल रही है। और ये तो तब है जब किशनगढ़ 100 किलोमीटर की दूरी पे ही है जयपुर से। 100 किलोमीटर जयपुर एयरपोर्ट और किशनगढ़ एयरपोर्ट की दूरी केवल 100 किलोमीटर ही है। फिर भी वहाँ जब एयरपोर्ट डेवलप हो सकता है तो ये तो ज़्यादा दूरी पे है हमारी आबू रोड हवाई पट्टी। उदयपुर से एयरपोर्ट है पर उदयपुर से ज़्यादा डिस्टेंस आबू रोड हवाई पट्टी का है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ये रेल कनेक्टिविटी होती, आज जोधपुर को हम देखते हैं तो जोधपुर देखते हैं देश के हर बड़े शहर से जोधपुर का कनेक्शन हुआ। क्यों हुआ कि आदरणीय गहलोत साहब ने उस ज़माने में जब उनको पहली बार सांसद बनने का मौका मिला 1980 में, मैं उस साल पैदा हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले इस आवश्यकता को समझा कि जोधपुर को विकसित करना है तो हमें रेल हवाई सफ़र यहाँ से चालू करने पड़ेंगे हर हालत में। तब बाहर के उद्योगपति, बाहर के कारखाने लगाने वाले हिम्मत करके आएंगे। बड़े इंस्टीट्यूट भी आज अगर आए हैं, एम्स, IIT, तो उन्होंने सर्वे किया कि हम जोधपुर में IIT अगर आ रहा है तो क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं। तो वो सुविधाएं 1980 के दशक में गहलोत साहब ने खड़ी कर दी। उड्डयन मंत्री बनने का मौका मिला उनको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ, तो उन्होंने पहले इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट उस ज़माने में दिल्ली से चालू कराई, बॉम्बे से चालू कराई। तो जब आवागमन का आप सुविधा किसी क्षेत्र में दे देते हैं तो आप मान के चलिए वहाँ पे उद्योग पनपते हैं, व्यापार बढ़ता है। किसी शहर की इकोनॉमी उस तब बढ़ने लग जाती है जब बाहर के लोग आके वहाँ बसने चालू होते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि जो जोधपुर में जिस तरह से विकास हुआ, वो सोच आदरणीय गहलोत साहब की रही कि किस तरह से हमें जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में खड़ा करना है, फिर शहर को हम आगे लेके जाएंगे। तो जालोर सिरोही सांचौर में जो मैं कह रहा था हवाई पट्टी जब किशनगढ़ में चालू हो सकते हैं, 2 ही प्लेन अगर दिन में जा रहे हैं, मगर उससे जो कनेक्टिविटी बढ़ती है तो दूसरे लोग, व्यापारी, उद्योगपति ये हिम्मत करते हैं कि हम लोग आके यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री, कारखाने लगने की जब स्कोप बढ़ता है तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा पूरे क्षेत्र को होता है, वहाँ के युवाओं को होता है, रोज़गार मिलता है। दूसरे जो सब्सिडी काम है उस क्षेत्र में वो भी चालू हो जाते हैं उस उद्योग धंधे के पीछे। ग्रेनाइट स्पेशल मालगाड़ियों की मैं बात करूं, ग्रेनाइट का पत्थर कुदरत ने यहाँ पे दिया है, तो कम से कम भाजपा के सांसद को 15 साल में यहाँ विशेष ग्रेनाइट मालगाड़ी तो चलानी चाहिए थी। ये पत्थर बाहर पहुँचे तब जाके इसका और ज़्यादा व्यापार हो सकेगा। तो मेरी मंशा है कि मैं
मालगाड़ी, ग्रेनाइट स्पेशल मालगाड़ी हम चालू करें। अनाज मंडियों की बात है, टीएसपी जो जोड़ने की मांग, हम कई क्षेत्रों में गए तो टीएसपी की एक मांग कई क्षेत्रों में तो जुड़ चुके हैं और कई क्षेत्र छूटे हुए हैं। मैं 26 को आपका आशीर्वाद मिलेगा, देश की संसद में टीएसपी के जो क्षेत्र छूटे हुए हैं मैं ज़रूर उसको टीएसपी से जोड़ने के लिए अपनी पुरजोर मांग रखूँगा यहाँ के क्षेत्र की जनता की, कि टीएसपी से जुड़ जाते हैं जो लाभ मिलता है आरक्षण का, और दूसरे वो लाभ यहाँ के जिन गाँवों में छूट गए टीएसपी से जुड़ना, उन गाँवों को डायरेक्ट लाभ मिले। सिरोही जालोर नेशनल हाईवे की मैं बात करी, अनार मंडी है यहाँ पे, जीरा, इसबगोल, सौंफ की प्रोसेसिंग यूनिट्स। हम चाहते हैं कि किशनगढ़ के पास में रूपनगढ़ भी है, आप देखें वहाँ फूड पार्क डेवलप हुआ। हम चाहते हैं यहाँ भी इसबगोल है, सौंफ है, जीरा है, इसके लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ आ जाएं तो डायरेक्ट यहाँ माल किसानों का यहाँ खपेगा। उस माल से फूड प्रोसेसिंग जो अगर कोई यूनिट यहाँ आ जाती हैं तो आने वाले समय में ये जो 3 चीज़ें हैं, जीरा, इसबगोल और सौंफ, इन तीनों के लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे आ जाएं तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में इस जो किसान जो इसको खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा, और साथ साथ जो व्यापार कर रहे हैं इन तीनों चीज़ों का उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन तीनों चीज़ों को लेके यहाँ डेवलप हो जाएं। तो मैंने महिलाओं के लिए आपको बता ही दिया कि महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि स्वावलंबी कोर्स यहाँ पे हम डेवलप करें ताकि वो खुद अपना रोज़गार सीख के, छोटे मोटे रोज़गार सीख के एनजीओज़ के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम लोग उन चीज़ों को आगे डेवलप कर सकें महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को यहाँ खुद के बलबूते पे खड़े होने का मौका मैं देना चाहता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से हम उन चीज़ों को यहाँ पे लेके आएँ। एनजीओज़ और जो इस फील्ड में काम करती हैं बड़े बड़े शहरों में, बम्बई में ऐसे एनजीओज़ हैं, दिल्ली में हैं, जो चाहती हैं कि वो लोग आके यहाँ पे ट्रेनिंग दें महिलाओं को, गांव की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को विशेष तौर पे, क्योंकि ऐसे छोटे कई काम हैं जो आदिवासी महिलाएं, सिलाई का, चटाई उद्योग, ऐसे कई चीज़ें हैं जो वो लोग यहाँ पे आके, पर उनको प्रेरित करके यहाँ लाने की बात है। उनको आज तक कोई प्रेरित करके यहाँ लेके नहीं आया, इसलिए आदिवासी महिलाओं को यहाँ सेल्फ ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। वो ट्रेनिंग अगर मिलती तो वो आदिवासी महिलाएं अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं। हवाई पट्टी होती, मॉडल गांव, मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस घोषणा पत्र में भी देखेंगे कि मॉडल गांव के लिए हम चाहते हैं कि हम हर साल 15 मॉडल गांव विकसित करें इस पूरे सांचौर, जालोर, सिरोही पूरे लोकसभा क्षेत्र में, ताकि हम बता सकें कि इन मॉडल गांव को विकसित करने के बाद अगले साल हम दूसरे मॉडल गांव ले लें। हर फेज़ में हम अलग अलग मॉडल गांव लेते रहें और उन पे कंसंट्रेशन करें कि उनको हम एक आदर्श गांव की तरह स्थापित करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इन सब विजन के साथ ट्रेन कनेक्टिविटी मैंने आपको बार बताई दी। स्टार्टअप्स, युवाओं के लिए स्टार्टअप्स की है, विदेश में पढ़ने के लिए जो बच्चों को मैं भेजने का मेरा सपना है कि यहाँ से जो बच्चे होनहार बच्चे हैं उन 20 बच्चों को हम एक कमेटी के माध्यम से हम उनके सारे जो उनके विभिन्न स्कूल कॉलेज के परिणाम हैं उसका आकलन करके हम उन 20 बच्चों को सेलेक्ट करें और उन 20 बच्चों को बाहर की CSR के माध्यम से, बड़े ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से मैं 20 बच्चों को बाहर विदेश में उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उनको मैं भेजूं। ये मेरी सोच है कि यहाँ के बच्चे जो होनहार बच्चे हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं। तो मैं 20 बच्चों के लिए, मेरे मन में ये सपना है कि उन 20 बच्चों को मैं हर साल विदेश में पढ़ाई के लिए भेजूं। तो ये तमाम बातें मैंने आपसे अपने सामने रखी हैं, आप सबके सामने। तरक्की एक्सप्रेस जैसा कि हमने अभी हम इसको लॉन्च करेंगे, आप सबको हम इसको आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं। उनको आप मेरा एक संदेश दीजिएगा कि जो पानी की समस्या है, तो कांग्रेस की जब सरकार थी आदरणीय गहलोत साहब की, तो जवाई पुनर्भरण के लिए 2500 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी। अब भाजपा की सरकार आ गई है 3.5 महीने से, और जो जवाई पुनर्भरण का काम था उस 2500 का, वो काम अभी तक चालू नहीं कर रही भाजपा की सरकार। तो आप उनको मेरा संदेश दीजिएगा
कि अगर वो पानी के लिए करना चाहें तो सबसे पहले जवाई पुनर्भरण के लिए जो योजना कांग्रेस की सरकार है उसको राजनीति के कारण अपने साथियों से जयपुर में कहें कि उस योजना को नहीं रोकें। और माही का तो डीपीआर जैसे उन्होंने बताया ये बन गया था, वो बनाया था, तो कम से कम अब उसको उनके पार्टी की सरकार आई है राजस्थान में, तो आप मेरा संदेश उन तक दीजिएगा कि वो अपनी पार्टी सर्वे करवा के माही का भी और जवाई का जो काम रुका पड़ा है, जो 2500 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने घोषणा कर दी उस काम की, तो आप मेरा संदेश दीजिएगा उनको कि वो अपनी पानी की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर उस चिंता में वो हम उनको सुझाव देते हैं कि अपनी खुद की पार्टी से जाके ये बात करें और इस क्षेत्र के लिए अगर वो ये करा सकें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आप जिस जगह पे प्रेस वार्ता कर रहे हो ये जो पूरा बेल्ट पशुपालक से जुड़ा हुआ है, पशुपालन के लिए आप क्या करोगे पशुपालकों के लिए विशेष तौर पर अगर आप सांसद बनते हो तो? पशुपालकों के लिए हमने इस घोषणा पत्र में कहा है कि हम आने वाले समय में पशुपालकों का यहाँ बहुत बड़ा समूह है, उसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पे हम यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कलेक्शन सेंटर्स बन जाएं और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत हम पशुपालकों का जो दूध संग्रहण करके उसको आगे कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत जैसे हो रहता है गुजरात में उसको मजबूत करेंगे। जी बांकुड़ा के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी उस वक्त किया कि हमें जालोर के साथ रखा जाए। अब यहाँ पे जो सामने आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर मैं सांसद बनता हूँ तो यहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप मैं फैसला करवाऊंगा और भीनमाल को नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी बातें चल रही है, आपका क्या फैसला है? देखिए उस वक्त जो जिलों का निर्णय हुआ वो निर्णय एक एक्सपर्ट कमेटी ने किया, वो कमेटी ने जो पूरी तरीके से जो सारी चीज़ें देखी पूरी चीज़ें करी तो उस वक्त वो निर्णय हुआ। अब इनकी सरकार है, ये उस कमेटी के साथ करना चाहते हैं, कोई दूसरी कमेटी बनाना चाहते हैं, ये वो बता सकते हैं बेहतर। हमारी तो वो जो एक्सपर्ट राम भाई जी वाली कमेटी थी उसने उस कमेटी ने पूरा जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया, उस कमेटी ने सारे एंगल्स देके सारे जोग्राफिकल एरियाज़, टोपोग्राफी, लोगों की भावना और सब के हिसाब से उन्होंने उस वक्त निर्णय लिए जितने 19-20 जिले बने और उस कमेटी के आधार पे वो पटल पे रखा गया सरकार के सामने और उस कमेटी ने जो एक्सपर्ट्स थे उसमें जो रिटायर्ड IAS थे राम लुभाया जी, और अब भाजपा की सरकार है, अब वो क्या करना चाहते हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। आप आरसी अध्यक्ष रहते हुए जयपुर में और जोधपुर में तो खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छा किया, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में ये जालोर सिरों के लिए कोई अच्छा खेल मैदान की ऐसी कोई घोषणा कहीं नज़र नहीं आई, क्या करेंगे घोषणा? नहीं, बजट में तो हमने यहाँ पे राजस्थान सरकार ने दिया ही था उस टाइम, रानीवाड़ा में स्टेडियम की थी बात। आप इस मैनिफेस्टो में कोई ऐसे हैं कोई बड़ा स्टेडियम बनाए? MP फंड से ज़रूर हम उसमें आगे, इसमें ने ये आपको कहा भी कि जो स्पोर्ट्स तो मैं खुद RC का अध्यक्ष रहा हूँ तो स्पोर्ट्स को तो हमेशा बढ़ाऊंगा, क्रिकेट को तो विशेष तौर पर हमेशा बढ़ा के रखूंगा। तो मेरे साथी ने आपको एक पानी को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन यहाँ रानीवाड़ा में या आसपास के पूरे क्षेत्र में पानी की बहुत भयंकर कमी है, ऐसा गांव के तालाब के लिए जोड़ा जाए ऐसी योजना है कि गांव के तमाम पानी यदि लबालब भर जाए, ऐसी कोई योजना? इस बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे, इस सुझाव को हम जरूर आगे लेके चलेंगे। हेलो सर, विभव जी नमस्कार। तो ड्राई पोर्ट का तो वैसे मैंने मेरे भाषण में वहाँ पे बोला भी था साचुर में कि क्या कभी भाजपा सांसद ने ड्राई पोर्ट की मांग कभी नहीं की, उस मांग को हम ज़रूर आगे लेके जाएंगे। ये बात मैंने रखी है सांचौर में, मैं आपको उसकी क्लिपिंग भिजा दूंगा। विभव जी, OBC जनगणना पर आपका क्या सोच है, होनी चाहिए? नहीं, हमारे तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो जो AICC से तो जारी क्या करेंगे, क्या प्रयास रहेगा आपका? हमारी तो कांग्रेस पार्टी ने AICC ने ऑलरेडी कह दिया है, हाँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने। SC/ST के बैकलॉग पद खूब खाली है, क्या सोच है आपका इस बारे में? SC/ST के बैकलॉग पद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे AICC ने जो घोषणा पत्र किया है उसमें इसके बारे में क्लियर कट मेंशन है कि हम इस जनगणना के पक्ष में हैं और जो बैकलॉग है उसको भराने की अगर यहाँ पे रहेगा तो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। एक मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है, ये गवर्नमेंट के जितने हॉस्टल्स है उनकी बड़ी दुर्दशा है, तो आपके वचन पत्र में एक पॉइंट भी डाल देना चाहिए हॉस्टल्स को सुधारने के लिए, ये अच्छी देखिए जो भी MP फंड से हमें हॉस्टल के लिए हम जहाँ कहीं भी दे सकेंगे वो तो हम दे सकेंगे, बाकी ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। हाँ। तो हम जरूर राज्य सरकार से मांग रखेंगे, जो चीज़ें राज्य सरकार के सब्जेक्ट की होंगी, भले ही भाजपा की सरकार है, मैं वहाँ भी क्षेत्र की जनता की पूरी तरीके से पुरजोर पैरवी करूँगा, उनके लिए जो भाजपा की सरकार है राजस्थान में
उसके बाद भी मैं जो स्टेट सब्जेक्ट है उसके लिए मैं पूरी पैरवी करूँगा। फौज तो हमारे कार्यकर्ताओं की कम है ही नहीं, बिल्कुल भी। प्रोफेशनल वे में हम चाहना चाहते हैं। ये जो पिछड़ापन किया है ना 3 जिलों का, उन भाजपा युवा मोर्चा के जो भी वो जिलाध्यक्ष जो भी हैं उनको कहना कि बिना प्रोफेशनलिज्म के चले हैं वो, इसी वजह से ये हाल हुआ है जालोर, सांचौर और सिरोही का। हम हर चीज़ प्रोफेशनल वे में ले आना चाहते हैं। ये जो 20 साल धकेला है ना भाजपा युवा मोर्चा जी के, उनको कह दीजिएगा कि उनको मेरा संदेश दे दीजिएगा कि ये जो पिछड़ापन हुआ है ना, ये इन्हीं सब कारणों से हुआ है। नहीं, ऐसे तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आ जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मैं इस क्षेत्र में मांग सबसे पहले रखने वाला हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो कोर्सेज हैं, वो लेक्चरर्स हैं, वो यहाँ के युवाओं को, विद्यार्थियों को मौका मिलेगा उन कोर्सेज से। मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरे इस क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अभी तो आप चाहे लोकसभा केंद्र सरकार कांग्रेस की होगी, क्या किसी की होगी तो क्या हुआ, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, हाँ। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। बनने आप जा पहले रही है। कह रहे हो कि होगी तो रही है। हो रही है। नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी, सरकार बन रही है। हाँ जी, एक मिनट क्या क्या क्या, एक मिनट रुको, 2 मिनट और कर लेते क्या। मैंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, हमने दे रखी है। हमने जब वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करी, उसमें उसका एक सब पार्ट कोल्ड स्टोरेज भी है। तो कोल्ड स्टोरेज से जो यहाँ पे सब्जियाँ और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, और तो कोई नहीं रहा। लो आगे ले लो, और एक ले लो। हेलो सर, आप एक थोड़ा सा साइड, एक मिनट मोबाइल पीछे लेना, ये बोल रहे हैं थोड़ा पीछे हो जाएगा। चलिए लीजिए भाई, चलिए एक मिनट सामने। ओम जी वो वेरी है, हमारे पास सरकार है और बड़ा भाषा इंप्लीमेंट नहीं हो जाए। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई साहब, धन्यवाद। अच्छा मैनिफेस्टो है, गिरो मत भैया। और कांग्रेस ने हमेशा मंत्र को आपको